हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी के लिए 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे और ये जो सीरीज़ है वो डेली आएगी, जिसमें हम डेली आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आप लोग के लिए। तो आज से ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हम एक और बात आपको बता देते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को अभी लेकर चल रहे हैं। तो अभी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन लगाएंगे आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन अभी जो नवीनतम खोज हुई है उस हिसाब से ये पता चला है कि जो प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य है वो यूपी का संत कबीर नगर जिला है। वहाँ पे एक जगह है लहुरा देव, वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है और इसी युग की जो संस्कृति है उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इसका मतलब है, ताम्र मतलब आप जानते होंगे, ताम्र मतलब होता है तांबा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ जो औजार बनते थे वो तांबे और पत्थर का प्रयोग करके बनाया जाता था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा लाल। लाल रंग का उपयोग किया जाता था। जो ऊपरी हिस्सा होते थे उसमें लाल कलर किया जाता था और जो निचला हिस्सा होता था और चित्रकारी जो किया जाता था वो काले रंग से किया जाता था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहें तो यहाँ पे हमें साहित्यिक साक्ष्य तो मिले हैं, यानी कि लेखन कला तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में ही वैदिक काल को भी रखा जाता है। बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो वहाँ पे लेखन कला का ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए वो प्राग ऐतिहासिक काल है। और इसमें जो तीनों हमारे पाषाण युग हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल में रखे जाते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन कला हमें मिला है और उसके साथ साथ उसे पढ़ा भी जा सका है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया। तो ये सब ऐतिहासिक काल में आता है। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऐसे तो हम लोग को पता है कि नगर नियोजन व्यवस्था को महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। और इस ऑप्शन के हिसाब से कहें तो जो इमारत बनाए जाते थे, जैसे कि स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, तो ये सब पक्की ईंट से बनाए जाते थे। आज की जो ईंट हैं इसी आज की ईंट के ही साइज के बनाए जाते थे उस समय भी, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में पक्की ईंट के। तो ये हो गया। और जो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात जिले में है, गुजरात राज्य में है और उसमें भी अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है और यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हमने आपको बताया लोथल जो है वो गुजरात में है।
लोथल गुजरात में है, और एक धौलावीरा स्थल है वो भी गुजरात का ही है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है, और राखी गढ़ी की बात करें तो यह हरियाणा में है, जो कि राखी गढ़ी जो है हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राखी गढ़ी को। ठीक है, अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा बनावली, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। वहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। धौलावीरा और लोथल के बारे में हमने आपको बताया कि ये गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के भी सिंध प्रांत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जो थे वो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी जो तीनों हैं, जिसमें एम.एस. वत्स जिनका नाम माधव स्वरूप वत्स है, वो भी इससे संबंधित रहे हैं। राखलदास बनर्जी भी, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी, इन सभी का योगदान है हड़प्पा स्थल का उत्खनन में। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोगस कोई का महत्व किस लिए है? इसका आंसर होगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगस कोई महत्व है। ठीक है, बोगस कोई को ही एशिया माइनर कहा जाता है, जो कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें से कुछ देवता के नाम मिले हैं, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा परूसनी नदी, जिसे रावी नदी कहते हैं। वहाँ पर ये जो 10 राजाओं का युद्ध है, जिसे दसराग्य युद्ध कहा जाता है, हुआ था। और इसमें जो भरत के राजा थे सुदास, उन्होंने 10 राजाओं का जो गुट था उसे हराया था। और इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। आर्यों के जो प्रमुख जन है, जिसमें अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्वसु, ये नाम आप याद रखेंगे, तथा जो 5 लघु जनजाति का समूह सम्मिलित है उसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा 9वां मंडल। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। बात करें 10वां मंडल की, तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तभी हमने आपको बताया सोम। सोम जो है एक पेय पदार्थ है, उससे संबंधित है। बात करें गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के भी जो 3रा मंडल है उसमें मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है उसके अगर रचनाकार की बात करें तो वो विश्वामित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा वैशेषिक, जिन्हें उलुक कहते हैं, कनाद कहते हैं। ठीक है, ये वैशेषिक भारतीय दर्शन है जिसके रचयिता में आते हैं उलुक। उलुक का ही नाम है कनाद। ठीक है, तो ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है कि जो सृष्टि का निर्माण है वो अणु से हुआ है। और जो महर्षि कनाद हैं, जिसे उलुक भी कहते हैं, इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म
कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट है। कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य हैं उसके प्रमुख चेटक जो थे उनकी बहन थी। कौन? त्रिशला। बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान हुआ करते थे। बात करें बड़े भाई, तो बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है। इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जो कि राजगृह के समीप है। जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में, जो कि वैशाली के समीप है। और मृत्यु की बात करें तो वो पावापुरी में हुई थी, जो कि राजगृह के समीप है। 72 वर्ष की आयु में ही महावीर जैन की मृत्यु हो गई थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अभी हमने बताया इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर होगा जामाली, जो कि भगवान महावीर के दामाद भी थे और उनके प्रथम शिष्य भी थे। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। और यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। माई मिस्टेक, मैंने उस समय आपको यशोधरा शायद बोल दिया था। यशोधरा जो है वो भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम है और महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। और इन्हीं जो प्रियदर्शना है महावीर स्वामी की पुत्री, उन्हीं का विवाह जो हुआ था वो जामाली से हुआ था। तो इस हिसाब से वे जामाली जो है वो भगवान महावीर के दामाद हुए और भगवान महावीर के प्रथम शिष्य भी थे। ठीक है, और यही जो जामाली है उन्होंने बाद में महावीर स्वामी का विरोध किया था और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर होगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है वो सब प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो चलिए आज के ये 20 जिसमें से हम 21 क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। और ये जो क्लास होगी वो डेली होगी, संडे को भी होगी। तो आप जितने ज़्यादा लोग हैं शेयर कीजिए और इस सेशन से जुड़िए। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आपको इसी टाइम पे दोपहर के 1 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।